नमस्कार साथियों, आप सभी का द मिश्रा क्लासेस में स्वागत है। आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। ये उन सभी छात्रों के लिए उपयोगी साबित होगा जो झारखंड फील्ड वर्कर का फॉर्म भरे हैं, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता या झारखंड पुलिस जो कांस्टेबल का आया था उसका, या फिर वो विद्यार्थी जो उत्पाद सिपाही का फॉर्म भरे हैं और पेपर 2 में हिंदी रखे हुए हैं। उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत कारगर साबित होगा, बहुत हेल्पफुल होगा। एकदम सिलेबस में जिस जिस कहानी का उल्लेख किया गया है उसी प्रकार से हम पढ़ा रहे हैं। आप जाके चैनल में देख सकते हैं, एक झारखंड फील्ड वर्कर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें लगभग क्षितिज भाग 2 अब खत्म होने को है, आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ आपसे अनुरोध है मेरा कि वैसे जितने भी विद्यार्थी हैं जिनको आप जानते हैं जो इस प्रकार का कोई भी फॉर्म भरा हो झारखंड का और उसका तैयारी कर रहा है, तो उन तक यह चैनल ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि यह चैनल कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारा सिलेबस इसमें कवर करवा दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी चार्ज का, बिना किसी सब्सक्रिप्शन का। तो आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ दूसरों लोगों तक शेयर भी जरूर करिएगा इसको। चलिए, तो हम लोग आज का कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, तो लेखक परिचय को देख लेते हैं, इसके बाद कहानी को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में तो कुछ जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बनता है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1864 में ग्राम दौलतपुर, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश में हुआ। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण स्कूली शिक्षा पूरी कर उन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली। बाद में उस नौकरी से इस्तीफा देकर सन 1903 में प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती का संपादन शुरू किया और 1920 तक उनके संपादन से जुड़े रहे। सन 1938 में उनका देहांत हो गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक संस्था थे जिनसे परिचित होना हिंदी साहित्य के गौरवशाली अध्याय से परिचित होना है। वे हिंदी के पहले व्यवस्थित संपादक, भाषा वैज्ञानिक, इतिहासकार, पुरातत्ववेदा, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक चिंतन एवं लेखक के संस्थापक, समालोचक और अनुवादक थे। उनकी प्रमुख कृतियां हैं रसज्ञ रंजन, साहित्य शिखर, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप, ये निबंध संग्रह है। इसके बाद है संपत्ति शास्त्र, उनकी अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक है। महिला मोद, महिला उपयोगी पुस्तक है। तो आध्यात्मिकी दर्शन की द्विवेदी काव्यमाला में उनकी कविताएं हैं। उनका संपूर्ण साहित्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के 15 खंडों में प्रकाशित है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में समझा जाता रहा है कि उन्होंने हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया और लेखकों की सुविधा के लिए व्याकरण और वर्तनी के नियम स्थिर किए। कविता की भाषा के रूप में भी ब्रज भाषा के बदले खड़ी बोली को प्रतिष्ठित किया। युग निर्माता महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्वाधीनता की चेतना विकसित करने के लिए स्वदेशी चिंतन को व्यापक बनाया। उन्होंने सरस्वती के माध्यम से पत्रिका का श्रेष्ठ स्वरूप सामने रखा। हिंदी में पहली बार समालोचना को स्थापित करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। उन्होंने भारतीय पुरातत्व एवं इतिहास पर खोज परख कार्य किया।
कुल मिलाकर उनके कार्य का मूल्यांकन व्यापक हिंदी नव जागरण के संदर्भ में ही संभव है। विद्वता एवं बहुज्ञता के साथ सरसता उनके लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनके लेखन में व्यंग्य की छटा देखते ही बनती है। तो आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, उसके बारे में कुछ हम लोग ब्रीफ में जान लेते हैं। इसके बाद कहानी को आगे पढ़ेंगे। आज हमारे समाज में लड़कियां शिक्षा पाने एवं कार्य क्षेत्र में क्षमता दर्शाने में लड़कों से बिल्कुल भी पीछे नहीं है, किंतु यहाँ तक पहुँचने के लिए अनेक स्त्री पुरुषों ने लंबा संघर्ष किया। नव जागरण काल के चिंतकों ने मात्र स्त्री शिक्षा ही नहीं बल्कि समाज में जनतांत्रिक एवं वैज्ञानिक चेतना के संपूर्ण विकास के लिए अलग जगाया। द्विवेदी जी का यह लेख उन सभी पुरातन पंथी विचार से लोहा लेता है जो स्त्री शिक्षा को व्यर्थ अथवा समाज के विघटन का कारण मानते हैं। इस लेख की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें परंपरा को ज्यों का त्यों नहीं स्वीकारा गया है, बल्कि विवेक से फैसला लेकर ग्रहण करने योग्य को लेने की बात की गई है और परंपरा का जो हिस्सा सड़गल चुका है उसे रूढ़ी मानकर छोड़ देने की। यह विवेकपूर्ण दृष्टि संपूर्ण नवजागरण काल की विशेषता है। आज इस निबंध का अनेक दृष्टियों से ऐतिहासिक महत्व है। यह लेख पहली बार सितंबर 1914 में सरस्वती में पढ़े लिखों का पांडित्य शीर्षकों से प्रकाशित हुआ था। बाद में द्विवेदी जी ने इसे महिला मोद पुस्तक में शामिल करते समय इसका शीर्षक स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन रख दिया। इस निबंध की भाषा और वर्तनी को हमें संशोधित करने का प्रयास नहीं किया है। ठीक है, चलिए हम लोग ये कहानी को पढ़ते हैं। इसका शीर्षक है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। बड़ी शोक की बात है, आजकल ऐसे भी लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके और गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। और लोग भी ऐसे वैसे नहीं, सुशिक्षित लोग, ऐसे लोग जिन्हें बड़े बड़े स्कूलों और शायद कॉलेजों में भी शिक्षा पाई है, जो धर्मशास्त्र और संस्कृत के ग्रंथ साहित्य से परिचय रखते हैं और जिनका पेशा कुशिक्षित को सुशिक्षित करना, कुमार्गियों को सुमार्गी बनाना और अधार्मिकों को धर्म तत्व समझाना है। उनकी दलीलें सुन लीजिए। पुराने संस्कृत कवियों के नाटक में कुलीन स्त्रियों से अनपढ़ की भाषा में बात कराई गई है। इससे प्रमाणित है कि इस देश में स्त्रियों को पढ़ाने की चाल न थी। होती तो इतिहास पुराणादि में उनको पढ़ाने के नियमबद्ध प्रणाली जरूर लिखी मिलती। दूसरा क्या है, स्त्रियों को पढ़ाने में अनर्थ होते हैं। शंकुलता इतना कम पढ़ी थी कि गवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक वह सीख सकी थी। 30 पर भी उसकी इस इतनी कम शिक्षा ने भी अनर्थ कर डाला। संकुलता ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे, वह इस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम था। जिस भाषा में संकुलता ने श्लोक रचा था वह अनपढ़ों की भाषा थी। एवं नागरिकों की भाषा की बात तो दूर ही रही, अनपढ़ गवारों की भी भाषा पढ़ाना स्त्रियों को बर्बाद करना है। इस तरह की दलीलों का सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर अपेक्षा ही है। तथापि हम 2-4 बातें लिख देते हैं। नाटकों में स्त्रियों का प्राकृतिक बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं। अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे संस्कृत नहीं बोल सकती या ना बोल सकती है। संस्कृत ना बोल सकना
ना अपढ़ होने की का सबूत है और ना गंवार होने का। अच्छा, तो उत्तर रामचरित में ऋषियों की वेदांत वादिनी पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थी? उनकी संस्कृत या कोई गंवारी संस्कृत थी? भावभूति और कालिदास आदि के नाटक जिस जमाने के हैं, उस जमाने में शिक्षितों का समस्त समुदाय संस्कृत ही बोलता था। इसका प्रमाण पहले कोई दे ले, तब प्राकृतिक बोलने वाली स्त्रियों को अनपढ़ बताने का साहस करें। यहाँ जो बार बार प्राकृतिक शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, प्राकृतिक उस भाषा को कहते हैं जो हम लोग आम बोलचाल में बोलते हैं, जैसे कि झारखंड में खोरठा, संथाली, ये सब प्राकृतिक भाषा है। ठीक है। इसका क्या सबूत है कि उस जमाने में बोलचाल की भाषा प्राकृतिक नहीं थी? सबूत तो प्राकृतिक के चलन से ही मिलता है, चलन के ही मिलते हैं। प्राकृतिक यदि उस समय की प्रचलित भाषा ना होती तो बौद्धों तथा जैनों के 1000 ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते, और भगवान शाक्य मुनि तथा उनके चेले प्राकृतिक में ही क्यों धर्मोपदेश देते? बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ की रचना प्राकृतिक में किए जाने का एकमात्र कारण यही है कि उस जमाने में प्राकृतिक ही सर्वसाधारण की भाषा थी। एवं प्राकृतिक बोलना और लिखना अनपढ़ और अशिक्षित होने का चिन्ह नहीं। जिन पंडितों ने गाथा, सप्तसती, सेतुबंध महाकाव्य और कुमार पाल चरित्र आदि ग्रंथ प्राकृतिक में बनाए हैं, वे यदि अनपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से भी प्रसिद्ध अखबार का संपादक इस जमाने में अनपढ़ और गंवार कहा जा सकता है, क्योंकि वह अपने जमाने की प्रचलित भाषा में अखबार लिखता है। हिंदी, बांग्ला आदि भाषाएं आज की प्राकृतिक है। शौरसैनी, मागधी, महाराष्ट्री और पाली आदि भाषाएं उस जमाने की थी। प्राकृतिक पढ़कर भी उस जमाने के लोग उसी तरह के सभ्य, शिक्षित और पंडित हो सकते थे जिस तरह की हिंदी, बांग्ला, मराठी आदि भाषाएं पढ़कर इस जमाने में हम हो सकते हैं। फिर भी प्राकृतिक बोलना अनपढ़ होने का सबूत है। यह बात कैसे मानी जा सकती है? जिस समय आचार्यों ने नाट्य शास्त्र संबंधित नियम बनाए थे, उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत न थी। चुने हुए लोग ही संस्कृत बोलते या बोल सकते थे। इसी से उन्हें उसकी भाषा संस्कृत और दूसरे लोगों तथा स्त्रियों की भाषा प्राकृतिक रखने का नियम दिया। पुराने जमाने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय न था। फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में ना मिलते तो क्या आश्चर्य, और उल्लेख उसका कहीं हो रहा हो पर नष्ट हो गया हो तो? पुराने जमाने में विमान उड़ते थे, बताइए, उसके बनाने की विद्या सिखाने वाला कोई शास्त्र? बड़े बड़े जहाज पर सवार होकर द्वीपांतरों को जाते थे। दिखाइए जहाज बनाने की नियम बद्ध प्रणाली को दर्शक ग्रंथ। पुराणों आदि में विमानों और जहाजों द्वारा की गई यात्राओं के हवाले देकर उनका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं, परंतु पुराणों में अनेक प्रबल पंडितों के नामोल्लेख देखकर भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, अनपढ़ और गंवार बताते हैं। इस तर्क शास्त्रज्ञता और न्यायशीलता की बलिहारी वेदों को प्राय सभी हिंदू ईश्वरकृत मानते हैं। ईश्वर तो वेद मंत्रों की रचना अथवा उनका दर्शन विश्ववरा आदि स्त्रियों से करवाए, और हम उन्हें घारा पढ़ाना भी पाप समझे। शीला और विद्या आदि कौन थी? वे स्त्री थी या नहीं? बड़े बड़े पुरुष कवियों से आदृत हुई हैं या नहीं? शाकंद पद्धति में उसकी कविता के नमूने हैं या नहीं?
बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अंतर्गत थेरी गाथा में जिन सैकड़ों स्त्रियों के पद रचना उद्धत हैं वे क्या अनपढ़ थी? जिस भारत में कुमारिकाओं को चित्र बनाने, नाचने, गाने, बजाने, फूल चुनने, हार गूंथने, पैर मलने तक की कला सीखने की आज्ञा थी, उनको पढ़ने लिखने की आज्ञा न थी। कौन विज्ञ ऐसी बात मुख से निकालेगा? और कोई निकाले भी तो कौन मानेगा? अत्रि की पत्नी धर्म का व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य प्रकट करे। गार्गी बड़े बड़े ब्राह्मणवादियों को हरा दे। मंडन मिश्र की सहधर्मचारिणी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे। गजब! इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकेगी? यह सब पापी पढ़ने का अपराध है। न वे पढ़ाती, न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। यह सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने ही का कुफल है। समझे? स्त्रियों के लिए पढ़ाना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का कूट है। ऐसी ही दलीलें और दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अनपढ़ रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। मान लीजिए कि पुराने जमाने में भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी ना थी, ना सही। उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की जरूरत ना समझी गई होगी, पर अब तो है। बस पढ़ाना चाहिए। हमें सैकड़ों पुराने नियमों, आदेशों और प्रणालियों को तोड़ दिया है या नहीं? तो चलिए स्त्री को अनपढ़ रखने की इस पुरानी चाल को भी तोड़ दें। हमारी प्रार्थना तो यह है कि स्त्री शिक्षा के विपक्षियों को क्षण भर के लिए इस कल्पना को अपने मन में स्थान न देना चाहिए कि पुराने जमाने में यहाँ की सारी स्त्रियां अनपढ़ थी तथा उन्हें पढ़ाने की आज्ञा न थी। लोग पुराणों में पढ़ी लिखी स्त्रियों के हवाले मांगते हैं। उन्हें श्रीमद् भगवत दसम स्कंद के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए। 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए। उसमें रुक्मणी हरण की कथा है। रुक्मणी ने जो एक लंबा चौड़ा पत्र एकांत में लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को भेजा, वह तो प्राकृत में न था। उसकी प्राकृत में होने का उल्लेख भागवत में तो नहीं। उसमें रुक्मणी ने जो पांडित्य दिखाया है वह उसके अपढ़ या अल्पज्ञ होने का गवारपन का सूचक नहीं। पुराने ढंग के पक्के सनातन धर्मावलंबी की दृष्टि में तो नाटक की अपेक्षा भागवत का महत्व बहुत ही अधिक होना चाहिए। इस दशा में यदि उसमें कोई यह कहे कि सभी प्राकालीन स्त्रियां अनपढ़ होती तो उसकी बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं। भागवत की बात यदि पुराकार या कवि की कल्पना मानी जाए तो नाटकों की बात भी उससे गई बीती समझी जानी चाहिए। स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने का ही परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उसके विद्या और शिक्षा का ही परिणाम समझना चाहिए। बम के गोले फेंकना, नरहत्या करना, डाकी डालना, चोरियां करना, घूस लेना, यह सब यदि पढ़े लिखे का ही परिणाम हो तो सारे कॉलेज, स्कूल और पाठशालाएं बंद होनी चाहिए। परंतु विक्षिप्तों, बात व्यथियों और गृहस्थों के सिवा ऐसी दलीलें पेश करने वाले बहुत कम ही मिलेंगे। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन सी अस्वाभाविकता दिखाई? क्या वह यह कहती कि आर्यपुत्र शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया है जो मेरे साथ गंधर्व विवाह करके मुकर गए? नीति, न्याय, सदाचार और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। पत्नी पर घोर से घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशा रखते हैं वे मनुष्य स्वभाव की किंचित भी ज्ञान नहीं रखते। सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनी गई। जिस कवि ने शकुंतला नाटक में अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में
दुर्वाक्य कहाया, उसी ने परित्यक्त होने पर सीता से रामचंद्र के विषय में क्या कहाया, सुनिए। कहते कि लक्ष्मण, जरा उस राजा को कह देना कि मैंने तुम्हारी आंखों के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी, तो इस पर भी लोगों के मुख से निकला मिथ्यावाद सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है, अथवा क्या यह तुम्हारी विद्वता या महत्वता को शोभा देने वाली है? सीता का यह संदेश कटु नहीं तो क्या मीठा है? राजा मात्र कहकर उसके पास अपना संदेशा भेजा। यह उक्ति किसी गवार स्त्री की, किंतु ब्रह्मज्ञानी राजा जनक की लड़की और मन्यवादी महर्षि के धर्मशास्त्रों का ज्ञान रखने वाली रानी की, है ना। सीता की धर्मशास्त्र तज्ञता का यह प्रमाण वहीं आगे चलकर कुछ ही दूर पर कवि ने दिया है। सीता परित्याग के कारण वाल्मीकि के समान शांत, नीतिज्ञ और क्षमाशील तपस्वी तक रामचंद्र पर क्रोध प्रकट किया है। एवं शकुंतला की तरह अपने परित्याग को अन्याय समझने वाली सीता का रामचंद्र के विषय में कटु वाक्य कहना सर्वथा स्वाभाविक है। न यह पढ़े लिखे का परिमाण है, न गंवारपन का, न अकुलीनता का। पढ़ने लिखने में स्वयं कोई बात ऐसी नहीं जिनमें अनर्थ हो सके। अनर्थ का बीज उसमें हरगिज नहीं। अनर्थ पुरुष से भी हो सकते हैं, अनपढ़ों और पढ़े लिखों दोनों से। अनर्थ दुराचार और पापाचार के कारण और ही होते हैं, और वे व्यक्ति विशेष का चाल चलन देखकर जाने भी जा सकते हैं। एवं स्त्रियों को पढ़ाना अवश्य चाहिए। जो लोग यह कहते हैं कि पुराने जमाने में स्त्रियां ना पढ़ती थी अथवा उन्हें पढ़ने की मानूमियत थी, वे या तो इतिहास से अभिज्ञता नहीं रखते या जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं। समाज की दृष्टि में ऐसे लोग दंडनीय है, क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार और अपराध करना है, समाज की उन्नति में बाधा डालना है। शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, उसमें सीखने योग्य अनेक विषय का समावेश हो सकता है। पढ़ना लिखना उसी के अंतर्गत है। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं। इसी कारण यदि कोई स्त्रियों को पढ़ाना अनकार्थी समझे तो उसे उस प्रणाली का संशोधन करना या कराना चाहिए। खुद पढ़े लिखने को दोष ना देना चाहिए। लड़कों ही की शिक्षा प्रणाली कौन सी अच्छी है? प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने यह राय दी है कि सारे स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए जाए? आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा की प्रणाली का संशोधन कीजिए। उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए, किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए और कहाँ पर देना चाहिए, घर में या स्कूल में, इन सब बातों पर बहस कीजिए, विचार कीजिए, जी में आवे सो कीजिए। पर परमेश्वर के लिए यह ना कहिए कि स्वयं पढ़े लिखे में कोई दोष है, वह अनर्थक है, वह अभिमान का उत्पादक है, वह गृह सुख का नाश करने वाला है। ऐसा कहना 16 आने मिथ्या है। चलिए, तो ये कहानी समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, है ना, जिससे आप लोगों का सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।